नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक, और आपसे बात करता हूं कृषि के विभिन्न विषयों पर। मित्रों, आज हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि जो फसलें हम आगे लगाने वाले हैं सब्जी की, जैसे आप टमाटर कहो, बैंगन कहो, मिर्ची कहो और शिमला मिर्ची, जो कि अच्छी आमदनी देने वाली और अच्छी मार्केट में जिसकी डिमांड रहती है, जो फसल लगाने से किसान को अच्छा लाभ मिलता है, उसकी तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए। कोई भी फसल ये जब लगाते हैं तो उसमें हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है, जिससे आगे कुछ समस्याएं हमें ना आए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो पिछले वर्ष हमने ये फसलें अगर लगाई हो तो उसमें हमें क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या हमारे पास ऐसे कुछ अनुभव है जो हमें चाहिए कि इस बार वो अनुभव फिर से हमें नहीं आए और उसके आधार पे हम कुछ सुधार कर सकें। जैसे किसी बीमारी की समस्या हो सकती है, किसी पौधे की बढ़वार की समस्या हो सकती है, किसी फल की गुणवत्ता की समस्या हो सकती है। तो ये सारी समस्या क्यों आई है, इसका हमें परामर्श लेना होता है, और वो समस्या ना आए इसके लिए भी हमें कुछ वैज्ञानिकों से चर्चा करके हमें उसका हल ढूंढना पड़ता है और इसको लागू भी करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारी फसलें जो है, बागवानी फसलें हैं, इनको सबसे अहम चीज़ होती है वो है पानी की उपलब्धि। तो फसल लगाने से पहले आप देखिए कि आपके पास पानी की उपलब्धि कैसे है। दूसरी उपलब्धि एक उसमें हमें देखनी है, दूसरी एक इसमें प्रिकॉशन लेनी है कि पिछले साल अगर हमारी फसल लगाने के बाद में इसमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा आ गई, मतलब ज़्यादा पौधे हमारे मर गए और कुछ उसमें शुरू से बीमारी आई, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे ज़मीन में कुछ ऐसे फफूंद हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म बीमारियों के जंतु हैं जो हमारे फसल को शुरू से ही तकलीफ देते हैं। तो इसमें बड़ी रिस्क होती है कि अगर हमारे पौधे शुरू में मर गए या उसमें बीमारी आ गई तो उसकी पैदावार तो कम होगी, लेकिन हमारा आगे जो उसका बहुत संरक्षण करने का जो हमें खर्च करना पड़ता है उसमें भी बहुत सारी बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमें केयर ये करनी है कि जो भी हम खेत तैयार करेंगे, उस खेत की क्यारी बनाएंगे, उस क्यारियों की प्रक्रिया हमको उसका उपचार करना है, इसका संस्कार हमको करना है, और उसके लिए जो अलग अलग जो जैविक फफूंदनाशी है, जिसमें ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, बैसिलस है, ऐसे जो जमीन के जो फफूंद होते हैं उनको रोकने वाली है, उनका प्रसार ज़्यादा ना हो, इसके लिए ये बहुत अहम रोल अपना निभाती है। क्योंकि हमारी ज़मीन में आपको पता है, फ्यूजेरियम, पिथियम, राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोशियम, फाइटोप्थोरा और कोलेटोट्राइकम, ये 6 तरह की जो फफूंद है वो काफ़ी मात्रा में रहती है, और जैसे नमी वहाँ मिल जाती है तो ये फफूंद का बढ़वार शुरू हो जाती है, और हमारे फसल अगर वहाँ है तो तुरंत फसल पे इसका असर होता है और बहुत सारी बीमारियाँ इनके माध्यम से आती है। इसलिए हमें इनकी रोकथाम के लिए इस ज़मीन की हमारे क्यारियों में प्रक्रिया करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल मित्रों है, खास करके जब हम मल्चिंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों का एक अनुभव रहा है कि मल्चिंग के बाद भी हमारे जो फसल में ऐसी कुछ बीमारी आ गई और हमारे पौधे मर गए या सड़ गए, उनकी जड़ें अच्छी तरह से विकसित नहीं हुई। तो इसका मतलब यही होता है कि जब मल्चिंग हम करते हैं तो उस समय ज़मीन में जो नमी है वो नमी बढ़ जाती है, और अगर यह फफूंद वहाँ रही तो इस नमी के बढ़े हुए नमी के कारण उनकी भी ग्रोथ होती है। दूसरा कारण ये होता है कि हमारे ज़मीन में जड़ों की जो बढ़वार है, वो बढ़वार होने के लिए ज़मीन में हवा का कुछ प्रमाण होना ज़रूरी होता है, जिससे हमारे रूट्स को ऑक्सीजन मिलता रहे, और बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो ज़मीन में रहते हैं,
वो एरोबिक है, मतलब इनको हवा की ज़रूरत होती है उनके बढ़वार के लिए। जो एनोरोबिक है वो ज़्यादा करके नाशकारी होते हैं, मतलब बीमारी फैलाने वाले होते हैं, उनको हवा की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जहाँ हवा नहीं रहेगी या हवा कम रहेगी तो हमारे जो अच्छे सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, और उनकी संख्या कम होने से जो खराब है या जो रोग व्याधि पैदा करने वाले जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, तो हमारे फसल को नुकसान होगा। इसलिए हमें मल्चिंग के टाइम ये भी देखना है कि हमारी ज़मीन अच्छी तरह से तैयार हो, उसमें हवा अच्छी तरह से मिले, मतलब भुरभुरी ज़मीन हो, कॉम्पैक्ट ना हो, काफ़ी सख्त ना हो। और जैसे हम मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो मल्चिंग पेपर के जहाँ पौधा लगाते हैं उसके अलावा भी एक एक मतलब दो पौधों के बीच में एक छेद हमको करना है जो सिर्फ हवा के लिए हो, जिससे हवा अच्छी तरह से आ सके। दूसरा, बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि जब ये गर्म ज़्यादा होता है तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं मल्चिंग पेपर से, तो वहाँ पे हमारी कुछ समस्याएं जड़ों की बढ़ जाती है और कुछ अन्य समस्याएं भी बढ़ती है। इसके लिए हमें मल्चिंग पेपर बाई कलर यूज़ करना है। बाई कलर मतलब दो कलर का, तो नीचे से उसका ब्लैक रहेगा और आपका जो ऊपर का हिस्सा है वो सिल्वर कलर का या चंदेरी रहेगा। वो जो चंदेरी या सिल्वर कलर है उसके ऊपर जब प्रकाश किरणें गिरती है तो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाती है, हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और ज़मीन का तापमान हमारा ठीक रहता है। अगर हमने पूरा ब्लैक किया तो ज़मीन का तापमान भी बढ़ता है और वो बढ़ा हुआ तापमान कई सारे फफूंद के लिए पोषक होता है और जड़ों के लिए नुकसानदायक होता है, तो इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो सिल्वर कलर का जो पेपर रहता है उसके माध्यम से कुछ जो इंसेक्ट्स हैं वो उस रिफ्लेक्शन से हवा जो रोशनी की जो किरणें होती है उनके रिफ्लेक्शन से वो डिस्टर्ब होते हैं और वहाँ पे हमारे फसल को नुकसान नहीं पहुँचा पाते। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फिर जैसे मैंने बताया कि हमें खरपतवार नाशी का भी प्रबंधन में अंतर्भाव करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे समस्या हमारे खरपतवार से होते हैं। बहुत जगह हम देखते हैं कि खरपतवार निकालने के लिए हमें बहुत मजदूरों की ज़रूरत होती है। और अगर आपके ज़मीन में अगर खरपतवार की ज़्यादा समस्या हो तो एक तो ये देखिए कि मल्चिंग करने से पहले या कोई भी ये फसल की रोपाई करने से पहले हमें खरपतवार का नियंत्रण कर लेना चाहिए। बहुत बार हम क्या करते हैं कि शुरू में खरपतवार को हम कंट्रोल नहीं करते, उसका मैनेजमेंट नहीं करते और बाद में वो खरपतवार इतनी ज़्यादा निकल आती कि उसमें हमारे मजदूर बढ़ते और हमारे लिए किसी भी खरपतवार नाशी का प्रयोग करना ये असंभव होता है। तो मित्रों, यदि आपके खेत में ज़्यादा खरपतवार है तो आपको रोपाई करने से पहले कम से कम 20 दिन पहले उस ज़मीन को आप इरिगेट कर दीजिए, मतलब उसको पानी से नम कर दीजिए और उसके बाद उसमें पेंडिमेथालिन नामक एक खरपतवार नाशी होती है, उसको आप ज़मीन पर छिड़क दीजिए और 15 से 20 दिन तक आप ऐसे छोड़ दीजिए। इन 15-20 दिन में जो भी खरपतवार के बीज जो है वो निकलना शुरू होते हैं, ये स्टॉक या जो पेंडिमेथालिन है वहाँ मौजूद होने से इस खरपतवार को ऊपर नहीं आने देता और इसके बीज को वहीं मार देता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो खरपतवार है वो इस क्रिया से निकल जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे और फिर हमारी ये खरपतवार की समस्या जो है कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देना है अपने फसल की रोपाई करने से पहले। इसमें आपको एक ये भी मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जो आप मतलब बहुत सारे किसानों का एक ये अनुभव है कि हमने जो ट्रांसप्लांट किए, जो हम जो पौधशाला से ले आए और उसमें लगाने के बाद में उसके जो जड़ें हैं वो जड़ें कुछ अच्छी तरह से धर नहीं पाई और उसके पौधों की जो बढ़वार शुरू में होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है। उसका जो स्पीड है वो स्पीड कुछ कम हो रहा है या उसके बढ़वार कहीं रुक जाती है। तो मित्रों, ऐसा क्यों होता है? बहुत बार ये देखने में आया है कि जो पौध तैयार करने के लिए हमारे जो ट्रेज होते हैं उस ट्रेज का साइज कम होने से जब वो पौधे की आयु थोड़ी सी बढ़ जाती है
तो वो जो जड़ें हैं उन जड़ों की कॉइलिंग हो जाती है, मतलब वो सीधे ना रहते हुए ऐसे ज़्यादा करके कॉइलिंग हो जाते हैं, जैसे गोल गोल घूम जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। जबकि ये जो बढ़वार करने वाले जो जड़ें हैं वो हमें पतली चाहिए और सीधी चाहिए। जब ये जड़ें घूम जाएगी और मोटी हो जाएगी तो इनकी बढ़वार जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाती। इसलिए हमें चाहिए कि नर्सरी का जो ओवरेज्ड या जो ज़्यादा पुराने जो रोप है, ज़्यादा पुराने जो पौधे हैं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, लगाना नहीं चाहिए। समय से तैयार किए हुए ही पौधे लगाएं। और दूसरा, जैसे हम ये पौधे लगाते हैं उनके जड़ों की बढ़वार अच्छी होने के लिए लगाने के 1 या 2 दिन के अंदर ही हमको उसमें ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड, ये जो जड़ों को मदद करने वाले हैं, और सीवीड एक्सट्रैक्ट है, समुद्री शैवाल का अर्क जो काफ़ी मात्रा में अभी अलग अलग नाम से बाजार में उपलब्ध है, इनका हमें ड्रेंचिंग कर देना चाहिए। ड्रेंचिंग मतलब ज़मीन में जड़ों के पास इसको देना चाहिए। तो ये आप ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपके जो पौधे लगे हैं उसके जो जड़ें हैं वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगी, तुरंत कार्यान्वित हो जाएगी और आपके पौधों की बढ़वार अच्छी रहेगी। आप जो प्रजाति यूज़ करते हैं उस प्रजाति को मैंने पहले भी बताया है, बार बार मैं किसानों को देता हूँ कि आप किसान कोई नया प्रयोग ना करें। नया प्रयोग करना है तो थोड़े क्षेत्र में करें, पूरे खेत में नया प्रयोग ना करें। पहले ये निश्चित कर ले ये जो प्रजाति हम लगाने वाले हैं उस प्रजाति को हमारा जलवायु, हमारी भूमि, हमारा जो प्रकाश है वो सब उसके ज़रूरत के मुताबिक है। यदि इसमें अगर तफावत आ गई, इसमें फ़र्क आ गया तो जाहिर है कि उस जलवायु में या उस क्लाइमेट में हमारा या उस ज़मीन में हमारे पौधों की अच्छी पैदावार नहीं होगी और हमें आर्थिक नुकसान होगा। तो ये सुनिश्चित हमें कर लेना चाहिए कि इन पौधों के बढ़वार के लिए जो टेम्परेचर लगता है, जो ह्यूमिडिटी लगती है, जो प्रकाश का अवधि लगता है, ये सब उसके अनुरूप हो, जिससे हमारे पौधों के बढ़वार में कोई समस्या ना आए। बहुत सारे जगह पे यदि हमको लगाना है, पानी है हमारे पास, लेकिन क्लाइमेट ऐसा है कि जहाँ पे हमारा टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो रहा है, तो उस समय हमें शेड नेट हाउस में इसको लगा सकते हैं। शेड नेट में आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, थोड़ा सा फोटो जो इंटेंसिटी है, मतलब जो तीव्रता है आपके सूरज की, वो कम हो जाती है। तो उस कम होने से हमारा टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। टेम्परेचर नियंत्रित रहता है तो हमारे खेत में नमी भी बनी रहेगी और उसके साथ साथ जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसका अन्न ग्रहण करने की, अन्न तैयार करने की जो क्षमता है वो क्षमता बढ़ती रहेगी और हमारे फसल की बढ़वार और हमारी पैदावार अच्छी रहेगी। तो इनका भी आपको प्रयोग कर सकते हैं, जो कंडीशनल है, आमतौर पर सब जगह करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरेज सीडलिंग्स को आपको अवॉइड करना है और ज़मीन में बहुत ही ज़रूरी है ये जो जैविक फफूंदनाशी उनका प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, ये हो गया कुछ आपके पूर्व तैयारी के बारे में, या फसल चाहे कोई भी हो जो आप लगाने वाले हैं उनके लिए बेड तैयार करने का, मल्चिंग यूज़ करने का और ज़मीन की प्रक्रिया, उसका उपचार करने का जो कुछ तरीका मैंने बताया, उसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिए, सोच विचार कीजिए, वैज्ञानिकों से विचार विमर्श कीजिए और अपना आगे भविष्य में कोई भी जो नुकसान है उसको आप टालिए। इसके लिए पूर्व तैयारी जरूरी है। तो किसान भाइयों, यदि आपकी और कोई समस्या हो या कोई प्रश्न हो या कोई आप टिप्पणी करना चाहते हो तो ये भी हमें इस चैनल के पूछिए, आप बताएंगे। हम इस विंडो पर आप अपना प्रश्न, अपनी टिप्पणी डाल सकते हैं। हम ज़रूर उसको लेंगे, दखल लेंगे उसकी और आपको उसके बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद।